हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथवे टू यूपीएससी। आज हम पॉलिटी क्लास 6 एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर कंप्लीट करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि इस चैप्टर में क्या चीज़ें हैं। देखिए, क्लास 6 की एनसीईआरटी है तो हम उतना डीप नहीं जाएंगे। जो चैप्टर में दिया गया है हम उस पर स्टिक करेंगे और थोड़ी बहुत चीज़ें और अपने से समझेंगे जो एडवांस लेवल की हैं। तो लेट अस बिगिन। देखिए, हर कंट्री को गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि गवर्नमेंट है क्या। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो डिसीजन को इंप्लीमेंट करता है, ठीक है, एनफोर्स करता है अपने लोगों के लिए, अपनी कंट्री के लिए या अपने स्टेट या अपने किसी एक रीजन के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें करता है और एक सेंट्रल पार्ट प्ले करता है रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए और एंश्योर करता है वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो आप इन बातों को ध्यान में रखिए कि गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिसीजन को इंप्लीमेंट और एनफोर्स कराता है अपने लोगों के लिए, अपनी कंट्री में, स्टेट में, रीजन में, मतलब हर एक लेवल पे। सेंट्रल पार्ट प्ले करता है रिसोर्स एलोकेशन के लिए, रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, ताकि वो एंश्योर कर सके वेलफेयर ऑफ द पीपल। It is as simple as that to understand what is government, what is the function of the government. इस एक डिफिनेशन से हम समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट क्यों जरूरी है, गवर्नमेंट है क्या असल में। ठीक है, तो अब हमने समझ लिया कि गवर्नमेंट क्या है। अब देखिए, गवर्नमेंट जो है वो कई लेवल्स पर हो सकती है। गवर्नमेंट जो है वो कई लेवल्स पर हो सकती है। तो गवर्नमेंट, स्टेट, सेंटर एंड लोकल, 3 लेवल पे होगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट 3 लेवल पे होना क्यों जरूरी है? क्योंकि अब मान लीजिए कि अगर आपके घर के सामने की, आपकी कॉलोनी की कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर लेवल पे या प्राइम मिनिस्टर लेवल पे तो डील नहीं करना चाहोगे ना। अगर वो लोकल लेवल की प्रॉब्लम है तो उसको लोकल लेवल के ही लोग, लोकल लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, जिनको आपने इलेक्ट किया है लोकल लेवल पे, उसको आप एड्रेस करने के लिए उनके पास जाओगे। ठीक है, तो इसलिए इंडिया में एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से फॉलो होता है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि किसी भी एक लेवल पे पावर कंसंट्रेट नहीं रहेगा। ठीक है, हम पावर को डेल्व डाउन करेंगे, जिस लेवल पे जो काम होना है वो उसी लेवल पर होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि अगर कोई रीजनल लेवल का, कोई एरिया लेवल का, म्युनिसिपल लेवल का जो वर्क है वो म्युनिसिपैलिटी ही करेगी। अगर आपकी रोड्स नहीं साफ है, नालियां नहीं साफ है, प्रॉपर साफ पीने का पानी नहीं आ रहा है, तो उसको लोकल लेवल की गवर्नमेंट ध्यान देगी। अगर कोई स्टेट लेवल की प्रॉब्लम है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट ध्यान देगी। कोई नेशनल लेवल की प्रॉब्लम, मान लीजिए कोई कैलेमिटी आ गई, नेशनल कैलेमिटी, आपका फ्लड्स हैं, ये सारी चीजें होती हैं, तो उसको सेंट्रल लेवल, सेंटर गवर्नमेंट देखेगी, यूनियन गवर्नमेंट देखेगी, जो दिल्ली में, जिसका मेन जो दिल्ली से फंक्शन करती है। ठीक है, तो हम इस बात को समझ चुके हैं कि गवर्नमेंट का डिवीजन होना क्यों जरूरी है। तो गवर्नमेंट का डिवीजन इसलिए होना जरूरी है क्योंकि जिस लेवल पे चीजें हो रही हैं वो उसी लेवल पे डील की जाए। ठीक है, अब अगला जो सब टॉपिक आता है आपके इस चैप्टर में, उसका नाम है लॉज एंड द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट लोगों से कैसे डील करती है? लॉ के थ्रू। जैसे मोटर व्हीकल एक्ट, ये एक गवर्नमेंट ने लॉ बनाया। ठीक है, गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने, अब पार्लियामेंट टर्म यूज नहीं है लेकिन लेजिस्लेशन ने
एक लॉ बनाया, एक लेजिस्लेचर बनाया, मोटर व्हीकल एक्ट। इस एक्ट में जो रूल्स हैं, जनरल आदमी, एक कॉमन पीपल अगर किसी भी तरीके की मोटर व्हीकल को यूज कर रहा है तो उसका उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो इन रूल्स के थ्रू होगा, यानी कि उनको इस एक्ट में दिए गए रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो लोगों से इसी तरीके से डील करती है। अगर वो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो उनको जेल भी भेजा जा सकता है, उनको सम मतलब फाइन देना पड़ेगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है लोगों से डील करती है। वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे समझते हैं। गवर्नमेंट जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है डेमोक्रेटिक और एक होती है मोनार्क। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बहुत ही सिंपल सी बात है। डेमोक्रेटिक, डेमो का मतलब होता है पीपल और क्रेटिक मतलब होता है टाइप ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां लोग जो है अपने गवर्नमेंट में कौन रहेगा, हमारे ऊपर कौन हमें रेगुलेट करेगा, वो लोग डिसाइड करते हैं। मोनार्क में ऐसा नहीं होता है। मोनार्क में एक बंदा होता है, वो सर्वशक्तिशाली सर्वशक्तिमान होता है। वो उसके पास कुछ एक टीम होती है, वो उससे डिस्कस करता है, लेकिन वो सारे डिसीजन जो है वो खुद ही लेता है। ठीक है, ये मोनार्की सिस्टम हो गया। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है और मोनार्किक सिस्टम होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे चैप्टर में बात की गई है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करी गई। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है? देखिए, इंडिया एक डेमोक्रेसी है, इसी तरीके से दुनिया भर में बहुत सारे देशों में डेमोक्रेसी है, यानी कि लोग चुनते हैं अपनी सरकारों को। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रिफर टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और अभी की जो डेमोक्रेसीज हैं उनको हम और अच्छे से अगर समझें और अच्छे से अगर सही टर्म इस्तेमाल करें तो उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यानी कि हम एज एन इंडिविजुअल वोट करेंगे, और वोट करेंगे मान लीजिए बी को, बी जाएंगे कहां पर? ऐसी जगह पर जिसको लेजिस्लेचर बोलते हैं, यहां पर लॉज बनते हैं। बी हमारी जगह पर जाएंगे, इस लेजिस्लेचर में बैठेंगे और जो भी लॉ पुट फॉरवर्ड होगा उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे हमारे लिए। हम डायरेक्ट यहां पर नहीं जा रहे हैं, हम डायरेक्ट यहां पर नहीं जा रहे हैं, बी हमारी जगह जा रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, तो वो हमारी जगह जाते हैं, तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स मीट एंड मेक डिसीजंस फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। दीज डेज अ गवर्नमेंट कैन नॉट call itself democratic unless it allows what it knows as universal adult franchisee। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो होता है वो क्या होता है, अब हम इसको बात को समझते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करें तो जो भी अडल्ट है वो वोट डालेंगे, वो वोटिंग का सिस्टम करेंगे, वोट जाकर के अपना वोट कास्ट करेंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। दिस मीन्स दैट ऑल अडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट, बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। लेकिन ये सीन हमेशा नहीं था। हमारे देश में आजादी से पहले हर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था वोटिंग में, इलेक्शंस में। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए। सिर्फ कुछ पढ़े लिखे, कुछ धनवान, कुछ रईस लोग ही जाकर के वोटिंग, अपना वोट कास्ट कर सकते थे। इस चीज को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की गई। जब हम एक फ्री नेशन बने, जब हमें फ्रीडम मिली, तो हमने इस चीज को पूरी तरीके से इग्नोर करने की कोशिश की कि नहीं, हमारे देश में चाहे कोई भी हो, लेकिन हर एक समझदार व्यक्ति को, समझदार कहने का मतलब है कि एज लिमिट की बाउंडेशन होगी। जैसे पहले की 21 ईयर्स था, अब ये बढ़ करके 18 ईयर्स हो गया है। ये किस ईयर में ये अमेंडमेंट हुआ है आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो कहने की बात यह है कि
अडल्ट फ्रेंचाइजी का हम लोगों ने यूज किया और हम लोगों ने सबको वोट देने का अधिकार दिया। ठीक है, गांधी जी ने यंग इंडिया जर्नल में अपने 1931 में ये लेख लिखा कि मैं ये चीज कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक पढ़ा लिखा और धनवान व्यक्ति ही सिर्फ वोट कर पाए, बल्कि वो हर व्यक्ति वोट कर सकता है जो मेहनती है, जो ऑनेस्ट है। सबको इस वोट देने के अधिकार को मिलना चाहिए, किसी को भी वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। अमेरिका में एक पूरा मूवमेंट चला, वुमेन मूवमेंट, यानी कि वुमेन्स सफरेज मूवमेंट। देखिए, दूसरे देशों में वुमेन्स को मेन से कम समझा जाता था। ठीक है, लेकिन वर्ल्ड वॉर के टाइम क्या हुआ, जब वुमेन फील्ड पर आई और उन्होंने वो सारे काम किए जो मेन कर सकते थे। ठीक है, जो मेन कर सकते थे, तो लोगों को सबको लगा कि नहीं, मर्दों की तरह औरतों में भी सारी काबिलियत है। इसलिए फिर उसके बाद क्या हुआ कि वुमेन्स ने वोटिंग के लिए अपने पूरा मूवमेंट चलाया, जिसको वुमेन सफरेज मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये पूरे मूवमेंट के बाद 1920 में जाकर के अमेरिका में वुमेन्स को वोटिंग राइट मिला और 1928 में यूके में वुमेन्स को राइट मिला। तो आप समझ लीजिए कि हम जैसे ही आजाद हुए, हम इतने एडवांस थे, हमने चीजों को सीखा था दुनिया भर से, इसलिए हम लोगों ने सबको वोट देने का अधिकार दिया, चाहे वो औरत हो, मर्द हो, गरीब हो, अमीर हो, पढ़े लिखे हो, ना पढ़े लिखे हो, कम पढ़े लिखे हो, कैसे भी हो, हमने सबको वोट देने का अधिकार दिया। तो हमारा देश जो है, हमारे जो फोरफादर्स थे, वो काफी एडवांस थे अपनी थिंकिंग में, अपनी मेंटालिटी में। ठीक है, तो इस बात को हमें हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ये चैप्टर सिंपली ये समझाता है कि गवर्नमेंट का क्या रेलेवेंस है। आप इस जो डेफिनेशन है इसको अच्छे से समझिए कि गवर्नमेंट जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिसीजन को इंप्लीमेंट करती है, एनफोर्स करती है अपने लोगों के लिए, देश में, स्टेट में, रीजन में, सेंट्रल रिसोर्स को मैनेज करती है और इंश्योर करती है वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये बात ध्यान रखिए और इस चैप्टर को मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इस चैप्टर को समझने में तो आप प्लीज मुझे कमेंट में बताएं। देखिए, ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है, इसलिए हम उसी लेवल पढ़ेंगे, हम रश नहीं करेंगे। रश करने से काम गड़बड़ होता है। मेरी बात मानिए, टाइम दीजिए अपने प्रिपरेशन को, स्लो चलिए, स्टेडी चलिए और अपना फाउंडेशन को मजबूत करते चलिए। रश करेंगे तो यू विल लीड नोवेयर, आई प्रॉमिस। बट अगर आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो यू विल अचीव व्हाट यू आर एस्पायरिंग फॉर। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी एंड और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे कमेंट बताएं। थैंक यू।